तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं 30 मिनट्स के अंदर फुल चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्लास 12 फिजिक्स का। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए जिससे कि हर टॉपिक आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाए। मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। आइए शुरू करते हैं। तो ये फुल चैप्टर इन 30 मिनट, चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कई बच्चों का कहना होता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर उन्हें पीडीएफ मिल जाए तो पढ़ने में काफी आसानी होगी। तो आप बस अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा और यहां पर क्लास 12 फ्री के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। यहां पर क्लिक करेंगे तो सारी जो पीडीएफ है वो अनलॉक है, आसानी से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो पूरा चैप्टर अगर बात देखें तो तीन मेन चीजों में डिवाइडेड है। अगर मैं कलर थोड़ा बदलता हूं, अगर यहां पर आप बात करें तो एक है डिस्प्लेसमेंट करंट, एक पार्ट है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम। ये तीन पोर्शंस में चैप्टर डिवाइडेड है, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली बात ये आती है कि भाई जो सबसे बड़ी बात की गई थी कि डिस्प्लेसमेंट करंट को मैक्सवेल ने पिक्चर में लाया था, तो उसके लिए उन्होंने पहले साबित किया था कि ये जो एम्पियर्स लॉ होता है ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब होता है कि एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यही लॉ लगाओ तो अलग अलग रिजल्ट देना। सिचुएशन एक है, रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। इस वजह से इन्होंने बोला कि इस लॉ में कोई कमी है और उस कमी को अपनी डिस्प्लेसमेंट करंट से उन्होंने पूरा किया। आइए देखते हैं कमी कैसे है। इन्होंने एक कैपेसिटर लिया जिसको चार्ज में लगाया, चार्जिंग में लगाया और इस पॉइंट के अराउंड एक लूप ले लिया और इन्होंने इससे आर डिस्टेंस पर यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश की। तो जो एम्पियर्स लॉ होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये लगाया बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि बी रेडियस सब जगह सेम है और डायरेक्शन भी सेम आ जाएगी क्योंकि रेडियस वेक्टर के लेंथ के अकॉर्डिंग, और ये टेंजेंशियल हो जाएगी तो बी बाहर हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल और म्यू नॉट आई। तो ये पूरा इंटीग्रेट करेंगे इस लूप को तो ये 2 पाई आर आ जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी की क्या वैल्यू बनी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये बिल्कुल ठीक है, एक रिजल्ट मिल गया। अब यहां पर उन्होंने दूसरा एम्पियर्स लॉ लगाने की कोशिश की और यहां पर ये जो कंटेनर लिया, ये कंटेनर देखिए कुछ मटके टाइप के ले लिया, एक पॉट कह लीजिए जैसे पानी पीने वाला होता है, जिसका ओपन सरफेस तो ये है लेकिन इसकी क्लोज सरफेस पीछे है, बॉटम। यहां पर जब ये सरफेस ली जाती है, ध्यान रखिएगा, तो ये बेसिकली ये एरिया लिया जाता है। इसमें जो करंट जा रही है ना वो करंट लेते हैं जो इस एरिया को पेनिट्रेट करती है। एरिया को ध्यान रखिएगा, यहां पर ये मटके का ओपन हिस्सा है, एरिया यानी यहां बॉटम है। तो यहां पर तो करंट कोई जा नहीं रही है क्योंकि इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई करंट तो है नहीं। तो उन्होंने जब ये फॉर्मूला लगाया बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डी एल और ये आई की जो वैल्यू है, क्योंकि इसको कोई भी करंट भेद नहीं रही है, पेनिट्रेट नहीं कर रही है, इसलिए आई की वैल्यू 0 रख दी। तो यहां बी की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 0, यानी बी बराबर 0। तो एक बार रिजल्ट ये आ रहा है और एक बार रिजल्ट आपका बी इक्वल टू 0 आ रहा है। डिफरेंट रिजल्ट बाई एम्पियर्स लॉ, यानी एक ही सिचुएशन है लेकिन अलग अलग रिजल्ट आपको मिल रहे हैं डिफरेंट उसमें लगाने पर। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यह है कि एम्पियर्स लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, पूरी तरीके से लॉ सही नहीं है। उसको उन्होंने मॉडिफिकेशन के तौर पे डिस्प्लेसमेंट करंट को पिक्चर में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो बीच में जो पार्ट था जहां पर हम करंट 0 ले रहे थे, यहां पर फिर भी कुछ चीजें हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो वो भी चेंजिंग फ्लक्स। जब ये बीच में चार्जिंग होती है कैपेसिटर की, तो इस चेंजिंग फ्लक्स को कंसीडर करते हुए उन्होंने एक करंट बनाई जिसका नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। इन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट की ये वैल्यू होनी चाहिए। तो अब मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या हो गया, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, ये टोटल करंट, ये देखिए यहां पर जो आई लिखा जाता था, ये आई कह लीजिए, इस आई को उन्होंने आईसी प्लस आईडी लिख दिया। आईसी का मतलब कंडक्शन करंट यानी तार में जो फ्लो हो रही है ना, और डी आईडी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, जो इन्होंने ये लिख रखी है, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। बात पकड़ में आई होगी। तो यहां म्यू नॉट लिखा और आईसी प्लस ये आईडी की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ के रूप में आप दिमाग में रखिएगा। इसको लगाने के बाद उन्होंने ये साबित भी किया कि देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर आप पिक्चर में ले लेते हैं तो यहां पर इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ नहीं होगी। तो ये देखिए यहां पर
इन्होंने यहाँ पर ये लूप लिया जैसे पहले ले रखा था, और पहले तो हम लोगों ने म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी लगाया, क्योंकि यहाँ पे आई डी 0 है, क्योंकि आई डी तभी प्रेजेंट होती है जब चेंज इन फ्लक्स हो। फॉर्मूला हमने देखा ये फाई ई वाला, अगर चेंज इन फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा तो आपका आईडी नहीं बनेगा। तो यहां तो भैया कोई करंट करंट जा रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट तो यहां है नहीं, फ्लक्स का मामला तो यहां है नहीं। तो ये सिंपल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई, और बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये तो पहले भी हम लोगों ने निकाला, तो कोई तकलीफ नहीं। अब दूसरे में जो मटके वाला या पॉट वाला स्ट्रक्चर था, यहां पर अगर आप देखें तो कंडक्शन करंट 0 है ना, लेकिन आईडी प्रेजेंट है। ये कौन सी करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि यहां चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। इसकी वजह से यहां पर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी लगाया। आईसी की वैल्यू यहां देखिए 0 हो गई, क्योंकि यहां पे कंडक्शन करंट तो थी नहीं, तार तो कोई जा नहीं रहा है, और आईडी की वैल्यू ले ली। अब बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये वैल्यू आईडी की बनी एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। अब यहां पर आप देखिए जो फ्लक्स होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसकी वैल्यू होती है ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो ये वैल्यू सिग्मा को क्या लिख सकते हो? टोटल चार्ज ऑन द प्लेट्स अपॉन एरिया, यही सिग्मा होता है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब ये ए और ये ए काट दोगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है? फ्लक्स के बराबर है। तो यहां पर इस फ्लक्स की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पे देखिए पुट कर दी, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, और यहां Q की जगह आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इस कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही पकड़ के चलिए। और यहां पर ये फाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, ये इसको काट देगा, ये देखिए, तो वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी। अब डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है? वो तो करंट ही होती है। तो ये देखिए इसकी जगह डी क्यू अपॉन डी टी की जगह ये करंट की वैल्यू आ गई। तो बी इंटू 2 पाई आर इज टू म्यू नॉट इंटू आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखिए ये वही रिजल्ट है जो आपको यहां पर मिल रहा था। इसका मतलब क्या है? अब कंसिस्टेंसी आ गई, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट लगाने पर, शामिल करने पर जो इनकंसिस्टेंसी थी एम्पियर्स लॉ में, वो दूर हो गई, यानी फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो ये आपके यहां बड़ा पूछा जाता है, ये रीजनिंग भी पूछी जाती है, तो मैंने फटाफट आपके लिए रिवाइज करा दी। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला तो आप याद करके रखेंगे ही। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब होता है कि अगर किसी वायर में अगर I बराबर 5 एम्पियर फ्लो हो रही है और समय के साथ वो बदल नहीं रही है, मतलब टाइम बदल रहा है लेकिन ये 5 एम्पियर इतनी ही है, तो उसको बोलते हैं स्टेडी करंट। अब स्टेडी करंट कब नहीं होती? जब समय के साथ थोड़ा बदले, 5 की जगह 4.5 हो जाए, 4 हो जाए, मतलब लगातार बदले। तो जब स्टेडी करंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होती, क्योंकि वहां पर चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो तभी आपको मिलेगी जब चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है तो आईडी विल बी 0। ये आपके बड़ा पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा काफी हद तक आप इन 4 इक्वेशंस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। 4 इक्वेशंस कौन सी हैं? ये गॉस लॉ है, E डॉट डी एच इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म आप जानते हैं, B डॉट डी एच इक्वल टू 0। फिर फेरेडे लॉ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, डिफरेंशियल फॉर्म है। और ये चौथा जो था, ये इन्होंने मॉडिफाइड करके जो लिखा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये आप ध्यान रखिएगा, मैक्सवेल ने चारों चीजें खोजी नहीं है, इकट्ठा की हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन है चौथी इक्वेशन में, बाकी इन्होंने इकट्ठा किए हैं, है ना, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आसानी से समझाया जा सके। अब आता है डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये देखिए आपसे बहुत पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दी है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव है, रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज। ये किससे पैदा होती हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज से। तो रेडिएटेड बाय ये एक्सेलरेटेड चार्ज एंड विच प्रोपोगेट्स, जो चलती हैं, प्रोपोगेशन मतलब चलना, इन स्पेस, स्पेस में, थ्रू स्पेस या इन स्पेस, एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स उसमें कपल्ड या पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली ऑक्सिलेट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है
और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑक्सीलेट कर रहा है वाई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है जेड एक्सिस में, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ऑक्सीलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। यानी ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं ये आपस में तो परपेंडिकुलर होते ही होते हैं, साथ में जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, यहां किस डायरेक्शन में चल रही है, यहां पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो इसके भी परपेंडिकुलर होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर और प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के भी परपेंडिकुलर। इसको ध्यान रखिए, कभी भी आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना हो तो ये जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है ई क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाइएगा। ये आजकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्शन को लेके। तो ई क्रॉस बी जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, राइट हैंड को लीजिए, पंजे को खोलिए, ई की डायरेक्शन में पंजा और बी की डायरेक्शन में मोड़ दीजिए, जिस डायरेक्शन में अंगूठा मिल रहा है वो ई क्रॉस बी की आपकी डायरेक्शन होती है। बढ़िया। सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर बनना है तो आपका एक्सेलेटेड चार्ज होना चाहिए। एक्सेलेटेड चार्ज इज द रीजन और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डायरेक्शन का मैं बता चुका हूं कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन आपको चाहिए होगी, ई क्रॉस बी को आपको ढूंढना है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस केवल आपके कोर्स में है, मतलब कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, बस इतना इसका रीजन ये बताना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। ये पकड़ के आप रखें। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो अपने में एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी है उसे हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। उसका फॉर्मूला होता है, इसमें भाई इलेक्ट्रिक वाली और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का होता है हाफ बी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है जो पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है वो दोनों इक्वल होती है। यानी कि अगर 100 यूनिट की एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो आधी 50 यूनिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है और 50 यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऐसा पकड़ के आप चलिए, टोटल अगर एनर्जी डेंसिटी लेनी है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर या बी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये वैल्यू बन जाती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब इसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इंटेंसिटी होता क्या है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। यानी एनर्जी ही है, बस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये तीन है, ये पर यूनिट एरिया के लिए लिखा है मैंने, ये पर यूनिट टाइम के लिए और परपेंडिकुलर। तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द क्रॉसेस परपेंडिकुलर टू द एरिया इज नोन एज ए इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इंटेंसिटी कितनी है, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर इनटू सी, और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में बताने की कोशिश करेंगे तो आई इज इक्वल टू बी आरएमएस का स्क्वायर म्यू नॉट इनटू सी। इसको भी याद रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। ये बड़ा पूछा जाता है भाई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है। एनर्जी की तो हमने बात कर ली, मोमेंटम कितना, तो मोमेंटम जो होता है वो u अपॉन सी होता है। u का मतलब है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट से आप डिवाइड कर देंगे तो टोटल मोमेंटम मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये खास तरह की बात पूछी जाती है क्योंकि पहले जब एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे तो ये समझा जाता था कि जो वेव होता है उसके अंदर मोमेंटम नहीं होता है, इसीलिए सवाल पूछते हैं कि मोमेंटम होता है कि नहीं। तो अब ये पता चल चुका है कि वेव के पास भी मोमेंटम होता है। जब आप डुअल नेचर पढ़ते हैं तो यही चीज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 में। तो कि डुअल नेचर का मतलब एक रेडिएशन या वेव के पास पार्टिकल नेचर जो कि मोमेंटम से साबित होता है और एनर्जी होती है, और एक पार्टिकल के पास भी दोनों नेचर होता है। खैर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पीआर की बात करें, रेडिएशन प्रेशर आई अपॉन सी, इंटेंसिटी अपॉन सी, ये रेडिएशन की वजह से प्रेशर जो फील होता है वो है। साथ में कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी बहुत जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलेटेड चार्ज। इसका सोर्स क्या है, एक्सेलेटेड चार्ज।
डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, इसको चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। साथ में मैंने बताया था कि ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सिलेट करते हैं और प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल्ड इट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसफर वेव की तरह ट्रीट की जाती है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं। इस पे आपका कई बार एमसीक्यू आ चुका है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सेम फेज का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप पे पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी टॉप पे पहुंचेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, और जब ये निगेटिव तो ये निगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे आर इन हार्मोनी, साथ साथ बढ़ते हैं साथ साथ घटते हैं, तो ये सेम फेज में होते हैं, ये आपको आना जरूरी है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे है, गामा है, रेडियो वेव्स हैं, बहुत सारी वेव्स हैं, तो ये सारी वेव्स की जो स्पीड होती है ना वैक्यूम में, वो सेम होती है जो स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या लगता है? 1/√μ0 × ε0। ये एक नंबर के लिए बड़ा पेट क्वेश्चन है, फॉर्मूले को याद रखिएगा। वैक्यूम में 1/√μ0 × ε0। और अगर किसी मटेरियल मीडियम में, मान लो वैक्यूम में नहीं है, तो वहां पर स्पीड कैसे निकालते हैं? 1/√μ × e, यानी 1/μr × ε0 एप्सिलॉन आर अंडर रूट के अंदर। इसकी वैल्यू हो जाती है C/n, यानी स्पीड ऑफ लाइट को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम से डिवाइड कर देंगे तो आपको उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इन दैट मीडियम पता चल जाएगी। अच्छा, एम्पलीट्यूड रेशियो, इस पे बड़ा सवाल आता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो इसको भी पकड़ के रखें कि E0/B0 की वैल्यू C के बराबर होती है। तो C इज इक्वल टू E0/B0 या 1/√μ0 × ε0। The electromagnetic waves carry energy as they travel through space। वो एनर्जी कैरी करता है, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? वो होती है U इज इक्वल टू, स्मॉल u का मतलब एनर्जी डेंसिटी और कैपिटल U का मतलब टोटल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू ε0 E/RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 B/RMS का स्क्वायर। ये इसकी एनर्जी डेंसिटी का कहानी है। जो मोमेंटम की बात थी, मैं बता चुका था कि जो टोटल मोमेंटम कैरी करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये U/c होता है। U है टोटल एनर्जी, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं लगा देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाइवर्ट नहीं होती। मान लीजिए लाइट जा रही है ऐसे, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और आपने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो ये घूमेगी नहीं, या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो भी नहीं घूमेगी। ये याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये डाइवर्ट हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, और ये इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऐसी प्रॉपर्टीज को दिखाती हैं। साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से काफी बड़ा होता है। दैट इज द रीजन जो विजुअल इफेक्ट मिलते हैं, जो देख पाना संभव होता है, वो इसी वजह से संभव होता है। तो विजुअल इंपैक्ट के लिए या ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए E0 इज मच मच ग्रेटर देन B0। दैट इज द रीजन। ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन जाता है, तो ये मैं आपको ध्यान दिलवाता जाऊं जिससे आप गलती ना करें। अब इसका तीसरा पार्ट आता है जिसमें अधिकतर चीजें याद करनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ब्लू कलर लेता हूं, दोनों पे अच्छा दिखेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ये बेसिकली है क्या? अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे एक सीक्वेंसिंग में, एक ऑर्डर में लगा देना, दैट्स ऑल। ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म में, यहां पर यहां से देखें तो ये बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में एफ भी लिख सकते हो, न्यू भी लिख सकते हो। और वेवलेंथ की बात करें, ये बढ़ रही है, इधर से ये वेवलेंथ बढ़ रही है, देखिए ऐसे जाएंगे, ये लैम्डा है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो वेवलेंथ इधर से घटती है। तो आपने ये देखा, एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। जो विजिबल रेंज होती है जिसमें आप विवग्योर या सनलाइट की बात करते हैं, ये बहुत छोटी रेंज है। पहले रेडियो वेव्स आती हैं, फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज जो हमारे कोर्स में है। और विबग्योर की बात करें तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है 400 नैनोमीटर, और रेड की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है 700 या 750 नैनोमीटर के आसपास। बहुत ही छोटा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है।
अब इसमें जो वेव्स पाई जाती हैं इनकी प्रॉपर्टीज आजकल पूछते हैं, तो इनका ये क्या होती हैं, इनके यूजेस क्या हैं, और थोड़ा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी याद रखिएगा, घुमा के कभी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, एक वेवलेंथ दे देते हैं, पूछते हैं कि किस में फॉल कर रही है बताइए। तो रेडियो वेव्स की बात की जाए तो दीज आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है लंबी, वो कौन सी है, रेडियो वेव्स। और अगर वेवलेंथ सबसे बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी होगी। फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी होने का मतलब है एनर्जी सबसे कम होना। इसका यूज किया है इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, जो रेडियो और टेलीविजन का जो कम्युनिकेशन है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी। वेवलेंथ देखिए आपको याद ही रखनी पड़ेगी, 600 मीटर से लेकर 0.1 मीटर, और फ्रीक्वेंसी भी मैं सलाह दूंगा अगर 95 प्लस चाहिए तो याद करके रखिए 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज। बाकी सोर्स आप याद कर लीजिएगा, एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर या ऑक्सीलेटिंग चार्जेस। किसने डिस्कवर किया, नॉर्मली ये पूछते नहीं है। और प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। अब माइक्रोवेव की बात करें तो दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर टू रेडियो वेव्स। इनकी जो वेवलेंथ होती है रेडियो वेव से थोड़ी सी छोटी होती है, और इसका क्या है, किसमें, राडार सिस्टम या एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इसका यूज होता है, और माइक्रोवेव ओवन में भी इसका यूज होता है। इसकी जो रेंज है 0.3 मीटर से लेकर 10 की पावर -3 मीटर, याद होनी चाहिए आपको। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 10 की पावर 9 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 12 हर्ट्ज। और ये सोर्स आजकल पूछ लेते हैं, ये बनाया कैसे जाता है, थोड़ा सा रट लीजिएगा इसको। ऑक्सीलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लेस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो परफेक्ट स्कोर कर पाएंगे आप। इंफ्रारेड वेव्स की बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप हर पेपर में देखेंगे कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता रहा है ना। इसको थर्मल रेडिएशन या हॉट वेव्स भी बोलते हैं। तो इंफ्रारेड वेव्स क्या रही, दीज रेडिएशंस लाई क्लोज टू द लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम के जस्ट पास होती हैं। और इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये हीटिंग इफेक्ट बनाती हैं, यानी ये थोड़ा सा हीट पैदा करती हैं। सो दे आर आल्सो नोन एज हीट वेव्स या थर्मल रेडिएशन। इस वजह से इनको हीट वेव्स या थर्मल रेडिएशन वाली वेव्स भी बोलते हैं। इनके बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो आपके पकड़ में होने चाहिए, जैसे इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी और वीसीआर। आप जो रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं अपनी टीवी के लिए या वीसीआर के लिए, वीसीआर तो क्या देखते होंगे आजकल, एसी के लिए बोल दीजिए, तो वहां पर जो वेव्स निकलती हैं आपकी रिमोट से वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। अगर आप नेकेड आई से देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर मोबाइल का कैमरा ऑन कर देंगे, उस पर लगा देंगे, तो आप वो वेव्स को देख पाएंगे। इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, कई लोगों को जब मस्कुलर कंप्लेंट्स होती हैं तो इसकी सिकाई की जाती है, जिससे कि आराम मिलता है काफी। इन रीडिंग ए सीक्रेट राइटिंग्स, एंशिएंट वॉल पे जो सीक्रेट राइटिंग्स उसको पढ़ने के काम में आता है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी भी इससे की जाती है। वेवलेंथ का रेंज आपको याद करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ये आप याद कर लीजिएगा। कैसे बनती है सोर्स, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से। बाकी डिस्कवर्ड बाय एंड प्रॉपर्टीज हो गया इंफ्रारेड के। अब विजिबल लाइट की बात करते हैं तो इट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका जो ह्यूमन रेटिना जिसको लेके सेंसिटिव होता है, दो मेन चीजें होती है, एक तो हमें दिखाई पड़ता है, इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड मिलता है, दूसरा क्या है, कुछ केमिकल इक्वेशंस को ये इनिशिएट कर देती हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो वो लाइट क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट कर देते, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होता है पौधों में, तो सूरज की रोशनी में होता है, तो सनलाइट में ही वो हो पाता है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो रात में तो कर ना पाएंगे वो। वेवलेंथ रेंज आपको याद होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी रेंज, रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन आयनाइज्ड गैस एंड इंडेसेंट बॉडीज, ये भी आप याद रखिएगा। इसके सोर्स क्या है। अल्ट्रा वायलेट लाइट की बात करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्पस से। यूवी रेज जिसे आप बोलते हैं, सीधे तो ह्यूमंस के लिए ज्यादातर ये थोड़ा सा खतरनाक होती हैं। तो दिस रीजन ऑफ ईएम वेव हैव वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर देन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से थोड़ी सी शॉर्टर होती है, और कैन बी डिटेक्टेड जस्ट बियॉन्ड द वायलेट, बियॉन्ड वायलेट के कलर के थोड़े से ऊपर आती है इन फ्रीक्वेंसी के टर्म में। फूड प्रिजर्वेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो पैकेट फूड आते हैं ना, पैक्ड फूड, उसको यूवी रेज डाल देते हैं जिससे बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं।
तो वो कई दिनों तक चलते हैं, फिर बैक्टीरिया को पनपने के लिए टाइम चाहिए, तब तक आप खा पी सकते हैं जो उसमें डेट एक्सपायरी पड़ी होती होगी। इन दी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी इसकी स्टडी की जाती है। और इंटरेस्टिंग चीज बताएं, आपके यहाँ वाटर फिल्टर लगा होगा, उसमें नीले कलर का यूवी बल्ब लगा होता है, वो भी यही काम करता है। जब पानी आता है नल से और वाटर प्यूरिफायर उसको प्यूरिफाई करता है, तो ब्लू कलर से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं और बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती हैं। तो वहां भी अगर आप कभी बनाने के लिए आ जाए वाटर फिल्टर आपका आरओ वगैरह, तो आप देखेंगे वहां पर एक यूवी बल्ब आपको दिखाई पड़ेगा, वो यही काम है। पहले जमाने में बोला जाता था कि अगर स्वच्छ नदी का पानी बह रहा है तो धूप पड़ने से ही वो पानी काफी साफ हो जाता है, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो बहता हुआ पानी तो वैसे ही स्वच्छ हो जाता है, फिल्टराइजेशन और सूरज की गर्मी बैक्टीरिया को मार देती थी पहले जमाने में। अब तो नदी वदी में गंदगी थोड़ी ज्यादा है तो पीने लायक नहीं है, लेकिन अगर अब बात की जाए 50 साल 80 साल पहले, तो काफी आपको सफाई मिल जाती। खैर, तो ये रही पढ़ाई की बात। तो रेंज आपकी और फ्रीक्वेंसी रेंज, और सोर्स क्या है, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स। और ये आप याद कर लिए कैसे बनता है, ये थोड़ा याद रखिएगा, आजकल पूछ लेते हैं। फिर ये एक्सरे की बात है, एक्सरे से तो जान पहचान आपकी होगी। कोरोना काल में कितने लंग्स के एक्सरे हुए, कभी हड्डी टूटी रहती है तो भी डॉक्टर साहब टूटी है कि नहीं जानने के लिए एक्सरे करा लेते हैं। यही नहीं, पेट का चेस्ट का भी एक्सरे होता है ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो दीज ईएम वेव्स हैव वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट। इसकी जो वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट से थोड़ी कम होती है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा है। और कैन ये जो एक्सरे होती है वो मैटर से पास कर सकती हैं। आप भी जब भी आप मेट्रो ट्रेन में या एरोप्लेन में बैठेंगे तो आपका जब सामान लगेज की जांच होती है तो एक्सरे से पास करके वो देखते हैं कि भाई कुछ खतरनाक चीज लेके तो नहीं चढ़ाई कर रहे हो। तो ये मेडिकल कंडीशंस में भी काफी इस्तेमाल होती हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी होती हैं। जैसे पुल वुल बनते हैं तो पुल के अंदर जो लोहे की बीम लगती हैं वो भैया अंदर से तो क्रैक नहीं है, ये तोड़ के तो देखेंगे नहीं, तो रेस डाल के देख लेते हैं, क्रैक होता है तो दिख जाता है। यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस बिकॉज एक्सरे कैन पास थ्रू फ्लैश। हमारे मांस से, जो इंसानी मांस होता है उससे ये पार कर जाती हैं, बोन्स को भेद नहीं पाती हैं, हड्डियों को, और नॉट थ्रू वेन्स। तो जब आपको एक्सरे किया जाता है तो कहीं पर बीच में लाइन दिख जाती है तो समझ जाते हैं डॉक्टर साहब कि यहाँ फ्रैक्चर हो गया है, फिर वो इलाज करते हैं जो जैसा उन्होंने पढ़ा लिखा है। तो इन दी स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी समझने के काम में आता है ये। एक्सरे कैन बी रिफ्लेक्टेड। रेडियोथेरेपी, कई कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं उनको उन टिश्यूज को किल करने के काम आता है। इसकी रेंज को याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की, और सडन डीएक्सेलेरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल टारगेट, इससे पैदा होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एक्सरे के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आती गामा रेज। तो जो गामा रेज हैं वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा एनर्जी होना। तो दीज आर ईएम रेडिएशंस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज एंड लोएस्ट वेवलेंथ। जब भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी। कौन सी बड़ी बात आप जान ही चुके हैं। इन रेडियोथेरेपी, वही बात हो गई, कैंसरियस जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का मतलब होता है जिनको कैंसर हो जाता है, उन टिश्यूज को किल करने के काम में गामा रेज होती हैं। सिकाई करना इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा। कोई पेशेंट अगर जान पहचान में होगा या भगवान न करे कोई हो, लेकिन उसका इलाज ऐसे ही करते हैं। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लाई के लिए, स्टडी करने के लिए, इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी इनिशिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वेवलेंथ रेंज हो गई, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई जो होता है वो कोबाल्ट 60 वगैरह वो गामा रेज को एमिट करता है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करा दिया। यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके लिए मैंने क्या किया है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बना दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, बिल्कुल पैटर्न वही है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं आप अच्छे से। 12th पीसीएम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट 12th पीसीबी, 25 क्वेश्चन के आसपास पर चैप्टर है। ये फुली सॉल्व है तो सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं है, 25 क्वेश्चन आराम से कर भी सकते हैं। और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी इसकी प्रैक्टिस करके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं पीसीएम में पीसीबी का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा और यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। लेकर लगाकर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, पसंद आया लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसे कि मैं उसी डायरेक्शन में वीडियो बना सकूं जो आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, बाय।